नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लेकर आते हैं ताकि कर सकें आपके मदद ये बताने में कि आप निवेश की शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने गोल्स को डिफाइन करें और कैसे उन गोल्स को आप हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं और ये सपने देखने की जो इच्छा है इसमें योर मनी आपकी मदद करता है। तो आज से अभी से इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए अगर आपने नहीं की है। योर मनी आपको बताता है कब कैसे शुरुआत आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका अपने तमाम क्वेश्चंस को हम तक पहुंचाने का। आप ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर #AskAwaz yourmoney लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और आज इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं लेकिन अलग तरीके से। ये जो टाइम होता है जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो बहुत से लोगों को अप्रेजल्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। काफी लोग इस रकम का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, तो कुछ अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सही रणनीति क्या है? किस तरीके से अपने बोनस के पैसे को वो मैनेज करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, बताइए। नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। आपने सही कहा, ये जो फाइनेंशियल ईयर नया फाइनेंशियल ईयर यानी एंड होने के बाद जो भी स्टार्ट होता है तो अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज़ में बोनस दिया जाता है, इंक्रीमेंट होता है। तो हमेशा ये सवाल होता है लोगों को कि क्या किया जाए। जनरली दो तरीके होते हैं, या तो वो स्पेंड करते हैं या तो वो इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ऐसी 6 बातें हैं, 6 चीज़ों को वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं और हो सके तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल लाइफ से और अपने बोनस जो उनको मिलता है वो पैसों से। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला चीज़ ये है, अभी आज के टाइम में जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं तो जो EMI है उसका जो भी बर्डन है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये केस में सबसे पहले अगर आपको कोई बोनस आया है तो आपका जो भी लोन अमाउंट है, जो भी आपने क्रेडिट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, या चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, वो लोन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ अमाउंट, बोनस का कुछ हिस्सा आपका, वो जो बोनस आपको मिला है उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा आप लोन को पेमेंट करने में दे सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरी चीज़, हमेशा ऐसा देखा गया है दीपाली जी के लोग इमरजेंसी फंड, जो आपातकालीन कोष होता है, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो जो कॉन्टीजेंसी फंड मुझे बनाना है वो नहीं बनाया होता है। तो वो केस में जब भी हमको बोनस मिलता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है हमारे एम्प्लॉयर से, तो वो जो पैसा है उसको इमरजेंसी फंड में एक पार्ट जो है वो बोनस अमाउंट का हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में लगा सकते हैं और फिर वो इमरजेंसी फंड से कोई अगर इमरजेंसी आती है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या और ऐसे कोई खर्चे आ सकते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं वो उसमें भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात, लोन को चुकाने के लिए आपका बोनस अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इमरजेंसी में। तीसरा, जैसे ये बोनस हमको फाइनेंशियल ईयर में मिलता है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में मिलता है, वैसे ही तब वो टाइम पे, वो वक्त पे हमको टैक्स प्लानिंग भी करनी होती है। तो क्यों ना मेरे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही, अप्रैल या मई महीने में ही मैं मेरी टैक्स प्लानिंग कर लूँ। तो अगर मुझे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है पूरे साल में, शायद से मुझे PPF में डालना हो या म्यूचुअल फंड के ELSS में डालना हो, तो जो बोनस का कुछ हिस्सा मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं टैक्स प्लानिंग के इसमें मैं वो कर सकता हूँ। तो तीसरी बात थी कि टैक्स प्लानिंग में भी आपकी जो बोनस अमाउंट है वो निवेश के तौर पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर बहुत बार ऐसा देखा गया है दीपाली जी के हम इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं। तो अगर हमको इंश्योरेंस एज अ एक्सपेंस लगता है, हालांकि वो नहीं लगना चाहिए, बट अगर वो इंश्योरेंस हमको अगर एक्सपेंस लगता है और हमको कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है, बोनस मिला है, तो वो अमाउंट को हम हमारा इंश्योरेंस खरीदने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या तो वो हेल्थ इंश्योरेंस हो।
अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस भी है तो मैं उसको अपग्रेड करने में, टॉप अप करने में भी वो मेरे बोनस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर हमेशा एक ध्यान में रखिए कि हमारे जो भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स में एक रिटायरमेंट प्लानिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा देखा गया है कि हम रिटायरमेंट को बहुत बार इग्नोर करते हैं। तो अगर मेरे जो ओवरऑल प्लानिंग है और उसमें मुझे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे बोनस या इंसेंटिव मिला है, तो वो बोनस अमाउंट में से एक कुछ हिस्सा हम हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी दे सकते हैं, जिससे हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग और अच्छी तरीके से और मजबूत से वो मुझे जो कॉर्पस चाहिए मेरे रिटायरमेंट पे, उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और अंत में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे बहुत बार फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार ये सलाह भी देते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो रिस्क लेने की क्षमता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये जब बोनस अमाउंट मिलता है उसमें से अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, प्योर इन्वेस्टमेंट करना है, लोन नहीं है, टैक्स प्लानिंग हो चुकी है, इमरजेंसी प्लानिंग हो चुकी है, बट प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी सोच सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे मुझे कुछ एश्योर्ड रिटर्न आए, फिक्स्ड रिटर्न आए, शॉर्ट टर्म गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं निवेश कर सकता हूं, और मेरे पोर्टफोलियो को मैं और डाइवर्सिफाइड कर सकता हूं। जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन होगी उस वक्त जब मुझे बोनस मिलता है, तब वो हिसाब से मैं मेरे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकता हूं। तो ये 6 चीज़ें मैं वापस एक बार दोहराना चाहूँगा। हम हमारे कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी प्लानिंग है उसके लिए भी मैं ये एलोकेशन कर सकता हूं, मेरी टैक्स प्लानिंग को देख सकता हूं, मेरे इंश्योरेंस परचेस मुझे करना है जो अब तक मैंने नहीं किया है उसके लिए कर सकता हूं, मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर सकता हूं, और या तो फिर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट को और डाइवर्सिफाई करने के लिए मेरी जो बोनस अमाउंट मुझे मिली है उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, तो यानी आपको काफ़ी सारे तरीके बताए गए हैं किस तरीके से आप उस बोनस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या मिसिंग है और उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। चलिए सवालों को करते हैं शामिल। करुण बंसल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। करुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरा जो एग्जिस्टिंग सिप चल रहा है वो 34,500 का चल रहा है, जिसमें से मेरे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 5,000, ICICI मल्टी एसेट 5,000, SBI मल्टी कैप 5,000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 5,000, ICICI ब्लू चिप 5,000, ICICI इक्विटी एंड डेबिट 4,000, निपोन स्मॉल कैप 2,000, कोटक एमर्जी 2,000 एंड SBI कॉन्ट्रा 1,500। मैम मेरे 2 प्रश्न है। एक तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए कि जो फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है या कुछ फंड्स ज्यादा हैं जिसमें से मुझे निकलना है। दूसरा मैम मेरा गोल है आफ्टर 10 ईयर्स 5 करोड़ इज अचीवेबल और नॉट मैम, एज जो एग्जिस्टिंग सिप चल रहा है मेरा 34,500 का। ओके, तो आपका 34,500 की SIP चल रही है, 6 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। क्विकली मैं इनके फंड रिपीट कर दूं, काफी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट इनके पोर्टफोलियो में। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5,000, ICICI प्रो मल्टी एसेट 5,000 है। इसके अलावा ये निवेश कर रहे हैं SBI मल्टी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रो ब्लू चिप, ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, सभी में ये 1,500 रुपए से लेकर 5,000 की SIP कर रहे हैं। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्लस इनके गोल पर आपके कॉमेंट्स विरल। दीपाली जी, करुण का जो पोर्टफोलियो है उनका जो पहला गोल है वो है 10 साल में उनको 5 करोड़ हासिल करना है। करंट SIP 34,500 की है, और जो करीबन अभी वैल्यू पोर्टफोलियो की बनी है वो 6 लाख की बनी है। अगर यही पोर्टफोलियो को वो कंटिन्यू करते हैं और वो जो टारगेट देख रहे हैं, वो टारगेट की अगर बात करें तो करीबन वो 95 लाख के आसपास ही वो अचीव कर पाएंगे। हालांकि टारगेट काफ़ी एग्रेसिव है और बहुत बड़ा है, तो उनकी जो SIP है अभी 34,500 की, वो SIP को उनको कम से कम 2 लाख तक लेकर जाना पड़ेगा, जो उनका टारगेट उनको हासिल करना है 10 साल में 5 करोड़ का। तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे एग्रेसिव होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे,
कैसे वो मैनेज करेंगे, वो उनको उनका इनकम और एक्सपेंस का रेशियो कैसे वो मैनेज कर पाएंगे और एसआईपी को बढ़ा पाएंगे, वो देखना होगा। स्टेप अप एसआईपी यहाँ पे कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एटलीस्ट 2 लाख की एसआईपी उनको करनी पड़ेगी ये टारगेट को हासिल करने में। कम से कम 1,65,000 की एसआईपी को उनको और इंक्रीज करना पड़ेगा, वो स्टेप अप एसआईपी से कर सकते हैं, तो ही वो टारगेट हासिल कर पाएंगे। रही बात फंड की, फंड में कम से कम 9 फंड्स हैं। अगर वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रिड्यूस कर पाए, 9 फंड से वो 6 फंड के आसपास अगर वो पहुंच सकते हैं, 2-3 फंड को वो यहाँ से निकाल दे और वो जो 2-3 फंड को अमाउंट को वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी को वो जो 6 फंड है उसमें वो जोड़ सकते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो जितना कम 5 से 6 फंड का रहेगा उतना ट्रैकिंग के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे मैं उनको एसबीआई कॉन्ट्रा और निप्पॉन स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग, ये जो 2-3 फंड है वो सिमिलर काइंड ऑफ फंड्स हैं, एग्रेसिव फंड है, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर होता है। तो ये फंड को कम करके बाकी के जो 6 फंड है काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड किए हैं, उसमें वो कर सकते हैं। बट टारगेट अचीव करने के लिए एसआईपी को कम से कम 2 लाख की करनी होगी। ओके, चलिए, तो एसआईपी आपको 2 लाख रुपए की करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, ये सजेशन है पहले तो आपके लिए। रही बात आपके मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स की, तो 95 लाख का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे इस पोर्टफोलियो से। आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए हैं विरल ने। 6 फंड्स ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, इससे ज्यादा फंड्स आपको नहीं रखने हैं। और किन फंड से निकलना है, किन फंड्स को रखना है, उसका भी जिक्र किया विरल ने। तो अपने पोर्टफोलियो को निवेशित रहिए आप, लेकिन धीरे धीरे आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी लगभग 1.5 लाख रुपए तक की, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। तो इन बातों का रखिए ख्याल और कीजिए इन्वेस्टमेंट्स। चलिए, इसी के साथ एक और कॉलर से कनेक्ट करते हैं। कमल किशोर है हमारे साथ अब फोन लाइन पर। कमल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरे पोर्टफोलियो 3 सवाल है। पहला, मुझे 15 साल में 1 करोड़ की जरूरत है, क्या यह इसके लिए एसआईपी सही है? और इसमें मैं हर साल इसमें 10% इंक्रीज करने की सोच रहा हूँ। दूसरा है, क्या ये फंड सही है फिलहाल कितने की एसआईपी चल रही है आपकी? 16,000 की। अच्छा, 16,000 की आपकी फिलहाल एसआईपी चल रही है। और अभी कितना एक्यूमुलेशन कर लिया है आपने? अभी 2 लाख। 2 लाख का एक्यूमुलेशन आपने कर लिया है। और फंड्स आपके हैं मेरे एसेट टैक्स सेवर 3,000 रुपए महीना, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 2,500 रुपए महीना, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 35 रुपए महीना, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में भी आप 3,500 ईच इन्वेस्ट करें। नहीं, ये 16,000 के एसआईपी। आपका गोल क्या है वो बताइए। गोल बच्चे की शादी। ओके, नहीं, कितना अमाउंट आपको चाहिए अपने उस गोल के लिए? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़। तो 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट, 16,000 की एसआईपी, 2 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो फंड चॉइसेस पर विरल? दीपाली जी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक यहाँ पे उनको क्वेश्चन करना है कि 1 करोड़ में वो शादी का सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हायर अमाउंट है। शायद से वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकट्ठा करने की सोचते होंगे। एसआईपी अभी 16,000 की है। उनका जो टारगेट है वो आसानी से, अगर वो यहाँ से 21,000 की एसआईपी अगर करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने स्टेप अप कहा है, स्टेप अप 10% से करते हैं तो कुछ और 12,000 का एडिशन होता है। बट अगर स्टेप अप ना करे सपोज, और 16,000 की एसआईपी से वो 21,000 पहुंचे, यानी यहाँ से और 5,000 की एसआईपी अगर सिर्फ एडिशन करे, तो वो अपना जो टारगेट है 15 साल में 1 करोड़ का, वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। उनके फंड भी काफ़ी अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड है, वो यही फंड में कंटिन्यू रह सकते हैं। 16,000 की एसआईपी के बदले 21,000 की एसआईपी करे तो 15 साल में 1 करोड़ का वो टारगेट हासिल कर पाएंगे 12% का अनुमान से। ओके, तो यानी पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, फंड्स में आपको कोई बदलाव नहीं करने हैं। 1 करोड़ का टारगेट आपका आसानी से पॉसिबल है। आप 16,000 डाल रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि आप हर साल 10% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए 16,000 से 21,000 तक पहुंचना। इनफैक्ट अगर आप इसी कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते रहे, 10% का एडिशनल अगर आप इन्वेस्टमेंट डालते रहे, तो आप अपने गोल को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इनफैक्ट गोल से ज्यादा ही एक्यूमुलेट कर पाएंगे। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और कॉलर्स से कनेक्ट करते हैं और हमारे साथ हैं राकेश श्रीनगर से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम, मैं जो है SIP कर रहा हूँ 2020 से, यानी कोविड से पहले। ओके। मेरा तीन चल रहा है। SBI का स्मॉल कैप फंड है जो रेगुलर ग्रोथ लिया था, SBI इक्विटी हाइब्रिड, दोनों 1,000 का है। उसके बाद से मैंने एक SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का डायरेक्ट ग्रोथ 5,000 का लिया हूँ, और एक SIP हाल फिलहाल में लिया मैंने 2,000 का SBI स्मॉल कैप में, ये डायरेक्ट ग्रोथ। ये दो पहले था रेगुलर ग्रोथ, क्योंकि बैंक के ब्रोकर से लिया था। तो मेरा सवाल है ये कि अगले जो है 10 साल में मुझे 1 CR चाहिए, तो कितना और SIP बढ़ाए, और जो अभी फंड मेरा चल रहा वो सही है या नहीं, इसमें कुछ चेंज करना होगा। और जो अगले में और अभी ये 8,000 का SIP है और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो कितना बढ़ाए ताकि 1 CR जो है 10 साल। आपका जो 1 करोड़ का टारगेट है, ये कितने टाइम में आपको हासिल करना है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से आप कितने समय में 1 करोड़ का एक्यूमुलेशन कर पाएंगे? नहीं, इसमें बढ़ा सकते हैं अभी, लेकिन कौन सा प्लान बढ़ाए अभी थोड़ा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। ओके। तो ये जो SIP अभी है मेरा मतलब SBI का ही है मैक्सिमम, स्मॉल कैप बस यही है। तो विरल, आपने इनका सवाल सुना। ये फिलहाल 8,000 रुपए डाल रहे हैं। 3 फंड्स इनके पास, SBI स्मॉल कैप रेगुलर प्लान 1,000 रुपए, SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान 2,000, SBI इक्विटी हाइब्रिड। एक ही फंड हाउस में सारा लोकेशन है। दूसरा सवाल इनका ये है कि 3 लाख की तो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, 1 करोड़ करने हैं इनको। तो आप दोनों तरीके से इनको सलाह दे सकते हैं। एक तो ये कि अगर इसी SIP से चले तो कितने टाइम में ये 1 करोड़ कहाँ अचीव कर लेंगे, एल्स कितना इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाएं, ताकि अगर ये होराइजन बता पाते तो ऑल्दो ज्यादा आसान होता कमेंट करना, बट स्टिल अगर 15-20 इयर्स का होराइजन लेकर चले तो कितना और इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी, क्या सजेशंस? देखिए, 1 करोड़ का तो डेफिनेटली वो 8,000 की SIP से नहीं कर सकते। अगर यही तरीके से अगर वो करना चाहे तो वो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो कम से कम 22 साल लगेंगे, 22 इयर्स लगेंगे उनको 1 करोड़ हासिल करने में, ये 8,000 की SIP से। तो कम से कम अगर वो 10-15 साल के अंदर वो 1 करोड़ करना चाहते हैं तो कम से कम उनको ये जो SIP है वो कम से कम 15 से 18,000 की SIP करनी पड़ेगी 1 करोड़ का टारगेट हासिल करने में, कम से कम 10 से 15 साल के बीच में। अभी फंड की बात करें तो फंड में भी मुझे तो दिक्कत है कि ये उन्होंने जो भी फंड्स लिए हैं वो सारे SBI म्यूचुअल फंड्स के लिए है। फंड अच्छे हैं अभी भी, अगर उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो कोई ऐसा बुरा नहीं है, बट एक ही फंड हाउस के 3 फंड रखना अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है आगे जाके। क्योंकि देखिए जनरली कैसा होता है कि फंड हाउस अपने जो भी फंड्स हैं उसमें ही वो कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है पोर्टफोलियो में। तो अलग अलग AMCs के अलग अलग फंड्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। आपकी जो कैटेगरी है फंड्स की, आप लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, मल्टी कैप देख सकते हैं, बैलेंस फंड देख सकते हैं, राइट। जैसे अभी आपके पोर्टफोलियो में एक SBI हाइब्रिड इक्विटी है, बट आप दूसरे कोई फंड हाउस का भी बैलेंस फंड देख सकते हैं। तो फंड को आप अलग अलग फंड को आपके पोर्टफोलियो में करिए। आपकी SIP कम से कम, अगर आपका 10-15 साल के अंदर आपको 1 करोड़ टारगेट हासिल करना है तो SIP को कम से कम 15 से 18,000 की SIP करिए। अगर आप SIP को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तो आपका ये जो 1 करोड़ का टारगेट है 12% के अनुमान से कम उसको हासिल करने में आपको 22 साल लग जाएंगे 8,000 की SIP से। चलिए, तो आपको SIP अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए ही, और सजेशंस आपको दिए गए हैं। आपको अपने टारगेट को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी। एक चीज़ और बताइए विरल, आपने कहा कि फंड हाउसेस में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अगर आपके हिसाब से आपको 3-4 इस पोर्टफोलियो में इनको कुछ फंड्स रखने हो, कुछ नए एडिशन करने हो, तो आप प्रिसाइज नेम बता सकते हैं प्लीज़?
देखिए, तीनों फंड्स में से किससे निकले और कौन सा ऐड करें? SBI स्मॉल कैप को कंटिन्यू करिए, ठीक है। बाकी जो दोनों फंड है, हाइब्रिड इक्विटी फंड और उनका जो दूसरा और एक फंड जो है वो फंड को निकाल दीजिए। आप एक पराग परिक का फ्लेक्सी कैप को ऐड करिए, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप अभी वैसे आपके दो ही फंड है, हाइब्रिड इक्विटी और स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप को कंटिन्यू करिए, एक स्मॉल कैप को बंद करिए, उसको फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करिए और एक लार्ज एंड मिड कैप को ऐड करिए। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए टॉप 4 फंड से पूछ लेते हैं विरल के। ये उन लोगों के लिए हैं जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं विरल की चॉइस के हिसाब से। तो विरल बताइए कौन कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं? देखिए, मैं हमेशा मार्केट के कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 4 फंड सजेस्ट करता हूं। आज के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहां पे अभी भी फ्लेक्सी कैप काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। कैनरा फ्लेक्सी कैप को मैं यहां पे सजेस्ट करता हूं। फोकस्ड कैटेगरी होनी चाहिए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। कम स्टॉक्स में HDFC का फोकस 30 फंड जो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला फंड है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, वो देख सकते हैं। मल्टी एसेट जहां पे गोल्ड का एक्सपोजर भी आता है, कमोडिटीज का भी एक्सपोजर आता है, तो टाटा मल्टी एसेट फंड देख सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप में, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप ये दोनों कैटेगरी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, तो उसमें कॉन्ट का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हैं टॉप 4 फंड्स विरल के। कैनरा रोबो फ्लेक्सी कैप, HDFC फोकस 30, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज, क्वांट लार्ज मिड कैप, इनको कर लीजिए नोट। शुक्रिया आपका विरल आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।